आज हम शुरू कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के अंतर्गत नई शिक्षा नीति में जो आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है उसमें पहले यूनिट में आपको भारतीय समाज की शास्त्रीय विशेषताएं बताऊंगी। भारतीय समाज की जो शास्त्रीय विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि भारत में शुरुआत से लेकर के और अभी तक हमको विशेषताओं के रूप में दिखाई देती हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा जो भारत देश है वो केवल एक ही समाज का निर्माण नहीं करता है या उसके अंतर्गत केवल एक ही समाज नहीं आते हैं। भारत के अंतर्गत अनेक समाज आते हैं और वे सारे समाज मिलकर के और भारत का निर्माण करते हैं। हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये हमारा देश है भारत। अब इसके अंदर अनेक समाज हैं। ये अनेक समाज मिलकर के और भारत का निर्माण करते हैं। अब बात ये उठती है कि समाज क्या है। तो समाज हम ये कह सकते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह है। अब जब व्यक्तियों का हम समूह कहते हैं तो समाज दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। ये समाज है। अब इसके अंदर हमको दो चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो अनेक समाज हैं ये। अब एक समाज की हम बात करते हैं तो एक समाज की संरचना और दूसरे हैं संबंध, अर्थात समाज का बाहरी स्ट्रक्चर और उसके अंतर्गत जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सबके रिलेशन, अर्थात ये तो बाहरी हो गया, बाहरी स्वरूप जो कि हमको दिखाई देता है, और ये है आंतरिक। ये सब शास्त्रीय विशेषताओं के अंतर्गत आपको लिखना होगा। तो जब हम कभी भी समाज की बात करते हैं तो हम उसके बाहरी स्वरूप की, स्ट्रक्चर की और उसके संबंध की बात करते हैं। पर अगर हम समाज के अंतर्गत देखें, बाहरी स्वरूप तो हमको दिखाई देता है कि समाज के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं और वो समूह बना करके और रहते हैं। परंतु जब हम एक समाज की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि समाज की अपनी एक संस्कृति होती है और उसके मूल्य होते हैं या वैल्यूज़ होती हैं। वो व्यवस्था में उसको सुदृढ़ बना करके और रखती हैं। अब इसके अंतर्गत हम ये देखें तो संबंधों के अंदर मूल्य होते हैं और अपनी एक संस्कृति होती है। ये दोनों मिलकर के और मनुष्यों के आपस में संबंध बनाते हैं और इन के कारण एक समाज की हमको संरचना दिखाई देती है जो कि सामाजिक संबंध को बदल भी सकती है। ये जो संस्कृति है और ये जो मूल्य हैं ये किसी भी समाज को परिवर्तित भी कर सकती है। अब दूसरी बात हमको ये दिखाई देती है कि जब हम भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की बात करेंगे या शास्त्रीय विशेषताओं की बात करेंगे तो भारत में हम शुरुआत से लेकर के अभी तक हम देखते हैं तो अनेक प्रजातियां भारत के अंदर आकर के बसी हैं। उनकी अपनी एक संस्कृति है और उनके अलग अलग धर्म का संगम भी रहा है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर अनेक प्रजाति, धर्म, संस्कृति, इन सबके संगम के कारण भारत में हमको अनेक परिवर्तन देखने को मिले हैं। भारत का जो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास है उसके अंतर्गत हम एक और चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हम एक चित्र बनाते हैं
इसको भी हम नाम भारत देते हैं। अब यहाँ पर अनेक प्रजातियां आई। वो प्रजातियां अपने साथ में संस्कृति भी लाई, अपने साथ में धर्म भी लाई। जब किसी भी समाज का निर्माण होता है तो उसके निर्माण में हमने अभी पहले पढ़ा है कि वहाँ की संस्कृति और उसके मूल्य उसके साथ में होते हैं। यदि कोई दूसरा समाज उस समाज के ऊपर या आक्रमण कर देता है या वहाँ आकर के रहने लगता है तो धीरे धीरे उस समाज की संस्कृति, उसके धर्म, उसके मूल्य, इन सभी में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। ये परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये परिवर्तन कब हुआ और एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के वैल्यूज़ को, उनकी संस्कृति को, उनके जो रहन सहन है उसके साथ साथ धीरे धीरे घुलने मिलने लग जाती है और उनके सारे कुछ गुण उन दूसरी संस्कृतियों के अंदर भी हमको दिखाई देने लगते हैं। अब हम बात करेंगे ईसा से 3000 वर्ष पूर्व की। ये बात इसलिए आवश्यक है आपको समझना क्योंकि हम शास्त्रीय विशेषताओं के अंतर्गत इसका जिक्र करना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो भारत के अंदर ईसा से 3000 वर्ष पूर्व आर्य संस्कृति का विस्तार प्रारंभ हुआ था और ये जो आर्य संस्कृति थी इसको हम वैदिक काल भी कहते हैं। ये वैदिक काल, इस समय समाज में एक व्यवस्था शुरू हुई। अब किस प्रकार की व्यवस्था शुरू हुई थी वैदिक काल के अंतर्गत? इसके अंतर्गत वर्ण, आश्रम, कर्म और पुरुषार्थ, ये तात्कालीन व्यवस्था वैदिक काल के समय की थी। इनको ये सिद्धांत के आधार पर समाज का निर्माण प्रारंभ हुआ था। इसके बाद में क्या हुआ कि भारत में हूणों और कुषाणों का आक्रमण हुआ। तब समाज की संरचना में हमको अनेक परिवर्तन दिखाई देने लगे। भारत पर हूणों और कुषाणों का आक्रमण हुआ। अब ये सोचने वाली बात है कि जब किसी एक संस्कृति के ऊपर या किसी एक देश के ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो या तो वो अपनी संस्कृति वहाँ के लोगों को थोप देता है या फिर उस देश की संस्कृति को वो स्वयं अपना लेता है। तो हमारे यहाँ पर यही कुछ हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो संस्कृति है उसको हूणों और कुषाणों ने अपना लिया, स्वीकार कर लिया। उसका मुख्य कारण ये था कि हमारी संस्कृति जो थी वो काफ़ी उन्नत थी। अब ईसा से 5000 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के विरोध में जैन और बौद्ध धर्मों का
प्रसार होना प्रारंभ हो चुका था। मतलब यहाँ पर तो आप देखिए कि हूणों कुषाणों का आक्रमण हुआ और उन्होंने भारत की संस्कृति को अपना लिया। परंतु क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था चल रही थी तो वर्ण व्यवस्था के विरोध में भी कुछ जातियाँ उठ खड़ी हुई थी। तो एक नया पंथ बना था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार चालू हो गया था, शुरू हो गया था, और उनके विचार वैदिक संस्कृति से भिन्न थे। तो 500 वर्ष पूर्व, ईसा से 500 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद में 8वीं शताब्दी में मुस्लिमों के आक्रमण प्रारंभ हुए। अब 8वीं शताब्दी, आप देखिए कि किस प्रकार से संस्कृति प्रभावित होती है। अब यहाँ पर मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो गए थे और इस प्रकार 13वीं शताब्दी तक भारत के एक बड़े भाग के ऊपर मुसलमान शासकों ने अधिकार कर लिया था। और क्या हुआ कि जब वहाँ पर मुस्लिम शासकों ने अपना अधिकार किया तो उनकी अपनी एक संस्कृति थी, उनका एक अपना धर्म था, उनके अपने एक वैल्यूज़ थे। तो उसका प्रभाव उन सारी जगह जहाँ पर कि मुस्लिम शासकों ने अधिकार किया था वहाँ पर हमको धीरे धीरे देखने को मिलने लगा। अब समाज की जो मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि समाज की संस्कृति और उसके संबंध और उसकी संरचना, इन तीनों में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो उसका मुख्य कारण क्या है कि जब समाज का बाहरी स्ट्रक्चर प्रभावित होता है तो उसके आंतरिक वैल्यूज़ में भी, उनके मूल्यों में भी हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत की संस्कृति में एक नए समाज की स्थापना होने लगी। धीरे धीरे एक नया समाज निकल करके और आने लगा, क्योंकि संस्कृति प्रभावित अवश्य होती है। इसके बाद में आते हैं ब्रिटिश शासक। अंग्रेजी हुकूमत। इनका प्रारंभ 8वीं शताब्दी मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, उसके बाद में अंग्रेजी हुकूमत भारत के ऊपर ब्रिटिश शासक आ गए। अब ये इनकी संस्कृति भिन्न थी और इनकी संस्कृति एकदम ही भिन्न थी, क्योंकि ये थोड़े स्वतंत्र विचार के थे, थोड़े न्याय अलग तरह से करते थे, थोड़ा इनका मानवतावादी भी हुए थे और ये डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो यहाँ पर एक बात और हो गई कि जो पढ़े लिखे लोग थे वो तो इनके हुकूमत के सामने, जो ब्रिटिश या अंग्रेजी सरकार थी, इनकी जो नौकरियाँ थी या जो इनकी कार्यालय वगैरह थे, इनके अंदर वो सब काम करने के लिए चले गए। पर एक वर्ग ऐसा था जो कि अनपढ़ था। अब जो अनपढ़ था वो शोषित समाज के रूप में विकसित होने लगा धीरे धीरे, और इस कारण से क्या हुआ कि समाज के अंदर असमानता और अज्ञानता ये हमको दिखाई देने लगी। तो ये जो शासनकाल था इसके अंदर एक अलग समाज की स्थापना या एक अलग समाज हमको दिखाई देता है। उसके बाद में आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार एक अखंड राष्ट्र की स्थापना हुई।
तब यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, ये सारे प्रमुख सिद्धांतों को समाज ने स्वीकारा और ये हमारे समाज को विकसित बनाने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में एक नए संविधान की स्थापना की गई। अब इस जो संविधान के अंदर जो सामाजिक असमानता को समाप्त कर दिया गया, समाज के अंदर जितने भी पंथ थे वो सारे जितने पंथ हैं, धर्म हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, उनके अपने विश्वास हैं, मूल्य हैं, है ना, उन सबको उनके अनुसार व्यवहार करने की संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता दी गई। आज भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, हम सभी जानते हैं। फिर भी हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि इतने सालों के बाद भी अन्य देशों की तुलना में हमारा देश पिछड़ा हुआ क्यों है? वो कौन सी दशा थी जिसने लंबे समय तक समाज की रूढ़ियों और अंधविश्वासों को जकड़ के रखा? और आज वो कौन से लक्षण हैं जो कि आधुनिकता के साथ साथ समाज के अंदर परिवर्तन ला रहे हैं? इसके लिए ऐतिहासिक परिदृश्य के हमको जो क्रम है उसको समझना भी आवश्यक होगा। अंत में भारतीय समाज की शास्त्रीय विशेषताओं को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जितने पॉइंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। हम पहला पॉइंट ये देखते हैं, जितना हमने अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारे पॉइंट्स बनाए हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथ। परंपरागत भारतीय सामाजिक जो संरचना का निर्माण जिन व्यवस्थाओं के आधार पर किया गया था वे सभी विभिन्न धर्म ग्रंथों पर आधारित थे, क्योंकि कोई एक पंथ या कोई एक संस्कृति या एक कोई वैल्यूज़ को लेकर के पूरे भारत का निर्माण तो हुआ नहीं है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समाजों ने मिलकर के और पूरे भारत का निर्माण किया है। तो इसके अंतर्गत आप विभिन्न धर्म ग्रंथ के अंतर्गत इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर दूसरा आता है भारतीय समाज की संस्कृति। तो विभिन्न संस्कृति वाले समूह जब भारत में आते रहे और भारत पर आक्रमण भी करते रहे तो उनकी जो अपनी संस्कृति थी, जो उनकी अपनी विशेषताएं थी, वो उन्होंने या तो भारत की संस्कृति को प्रभावित किया या उन्होंने उस संस्कृति को अपना लिया जो हिंदू संस्कृति से भिन्न थी। तो इसके अंतर्गत आप ये लिख सकते हैं। फिर है भारतीय समाज की परंपरागत व्यवस्था। हाँ, और हम सभी जानते हैं कि भारत की व्यवस्था जो है वो कर्तव्यों को पूरा करने के अंतर्गत आती है, क्योंकि जो भारतीय हिंदू व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्था है, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि व्यक्ति कर्म पर आधारित, पाप पुण्य पर आधारित, स्वर्ग नरक पर आधारित, पूजा उपासना पर आधारित विभिन्न विधियों के रूप में हम धर्म को देखते हैं। तो ये जो हमारी परंपरागत व्यवस्था है इसके अंतर्गत आप ये लिख सकते हैं। फिर है भारतीय समाज में विश्वास। तो अब चूंकि स्वतंत्रता के बाद में हम ये देखते हैं कि भारत के अंदर ऐसा नहीं है, वैदिक काल के अंदर भी स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी और वैदिक काल जो माना जाता है वो काफ़ी उन्नत काल था। उस समय किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव वाली स्थिति हमको देखने को नहीं मिलती। जब हम आगे पढ़ेंगे तब उसके अंदर मैं आपको डिटेल में और बताऊंगी। तो शिक्षित समाज जो आधुनिक समाज भी है हमारा, ये समाज ये मानने को तैयार नहीं होता है कि पिछले जन्म के जो पाप हैं वो इस जन्म में हमको भुगतने हैं और इस कारण से व्यक्ति गरीब है, इस कारण से व्यक्ति को ये दुख प्राप्त हो रहा है। जबकि हम ये जानते कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है उसमें गीता के अंदर भी ये कहा गया है कृष्ण ने कि कर्म प्रधान रहे। उनका तो ये मानना था कि व्यक्ति जब अच्छे कर्म करता रहे तो उसका फल उसको निश्चित मिलता ही है, वो फल की चिंता नहीं करे। तो हमारा जो भारतीय समाज जो विश्वास है वो कर्म प्रधान है। फिर है हमारा धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था, इस व्यवस्था के कारण कुछ जातियों को धार्मिक अधिकारों से वंचित किया गया था, वो तात्कालिक व्यवस्था थी। परंतु वर्तमान व्यवस्था को समझने के लिए उपरोक्त जो व्यवस्था थी कि भेदभाव हुआ करता था,
उसकी उपयोगिता आज के समय में बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। आज की जो सामाजिक संरचना है वो व्यक्ति की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करती है, उसके कर्म पर निर्भर करती है, उसके काम पर निर्भर करती है। तो वर्तमान जो सामाजिक व्यवस्था है, जो अगला पॉइंट है, इस समाज के अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जाति जो परंपरागत हमारे सामाजिक व्यवस्था थी, जो हमारी संरचना थी, है ना, उसके अंदर हमको अधिक तीव्र परिवर्तन हमको दिखाई देने लग रहे हैं। और समाज में आज पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं हैं, ऋण हैं, वो जो व्यवस्था थी, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू समाज के अंदर ही जो पुरानी रूढ़ी प्रथाएं थी उनमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो सभी जाति, सभी धर्मों के अंदर हमको पुरानी रूढ़ियों के अंदर या प्रथाओं के अंदर जो व्यवस्था थी वो शिथिल होने लगी है। तो इस आधार पर हम ये देख रहे हैं कि जो आधुनिक हमारा समाज है वो पूरी तरह से संविधान पर आधारित हो गया है। जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो हमारे जो कानून हैं, वो सब मानवता के ऊपर, हमारे ऊपर दिखाई देते हैं। अब वर्तमान जो भारतीय समाज हम देखते हैं वो धर्मनिरपेक्ष है और लोकतांत्रिक व्यवस्था, समानतावादी व्यवस्था हमको समाज के अंदर दिखाई देती है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत लिखना है। एक लाइन और लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि व्यक्तिक स्वतंत्रता तथा मानवतावाद इस समाज के आधारभूत व्यवस्था है। तो ये सारे पॉइंट्स आप भारतीय समाज की शास्त्रीय विशेषताओं के अंतर्गत लिख सकते हैं।